प्रेजेंटेड बाय न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मेधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, केसीएमटी, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपिश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली। और उसके बाद लौट के नहीं आते हैं। राजपाल भाई को हम लोग देख रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन इनके मन में अपने लोगों के लिए जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि समाज ऐसे ही लोगों का सम्मान करता है जो अपने लोगों के लिए जीते हैं। राजपाल भाई के लिए एक बार जोरदार ताली सब लोग बजाइए। अतुल, मैं चाहूंगा बाकी लोगों का परिचय। जी हाँ, और हमारे साथ डॉक्टर राहुल अवस्थी भी हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, सबसे अच्छी बात कि पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं और बरेली विश्वविद्यालय में ही उन्होंने 12 साल सेवा दी। हिंदी विषय को पढ़ाते हुए तमाम बच्चों को इन्होंने आगे के लिए तैयार किया। मध्यम भाई हमारे साथ हैं, मध्यम सक्सेना, कुमार विश्वास से अलग आज इस मंच पर आकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, अक्सर उस मंच को संचालित करते दिखाई देते हैं। और राहुल अवस्थी जी का परिचय मैंने दे दिया। सुनील मानव जी भी हमारे साथ हैं, लेखक हैं, युवा हैं और इनकी लेखनी अब प्रभावित करती है तमाम अन्य लोगों को जो कि इनसे बुजुर्ग होंगे लेकिन वो प्रभावित होते हैं इनकी लेखनी से। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। राजपाल भाई, मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी हैदराबाद में, ये आपसे दूसरी मुलाकात है। जहां तक मुझे याद है हैदराबाद फिल्म सिटी में आप उस वक्त एक फिल्म कर रहे थे, बैंड बाजा बारात, उसकी शूटिंग चल रही थी, आप थे, ओमपुरी साहब थे, अब तो हमारे बीच वो नहीं रहे। और आपसे मैं बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ओमपुरी साहब ने तो इंटरव्यू दिया लेकिन आप धीरे से वहां से आप और असरानी साहब चले गए। मुझे कहा कि यहीं हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं और अभी आता हूं, और जब तक मैं पलटा तब तक आप गायब थे, लेकिन आज आप पकड़ में आ गए हैं। सबसे पहले राजपाल भाई, मैं आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि एक व्यक्तित्व जो अभी आपका मैं देख रहा हूं, गंभीरता भी आपके चेहरे पर, वो आवरण भी दिख रहा, लेकिन पर्दे पर आप आते हैं तो न जाने कितने लोगों को खिलखिला देते हैं। कई फिल्में, कई किरदार, जबरदस्त अभिनय, लेकिन फिर राजनीति का भी आपका एक अपना प्रेम दिखाई दिया। शुरुआत यहीं से करेंगे कि अभिनय से प्रेम है या अब राजनीति उससे ज्यादा प्रेम है? आप सबको मेरा नमस्कार। और इस इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे रोहेलखंड मंडल की जो टीम है और इन्होंने इतने प्यार से आप सब ने हमें बुलाया जी, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। और अच्छा आपका ये लगा कि अपन, जब मैं तो डर गया था कि भाई ने बोला कि ये दूसरी मुलाकात है और पहली मुलाकात मैं डर गया पता नहीं कहाँ हुई हो, लेकिन जब भैया ने कहा कि वहाँ भी मुलाकात फिल्म सिटी में ही हुई, तो इसके मतलब जहाँ भी मिले तो कर्म करते हुए मिले और उसमें मुलाकातों का दौर जारी रहा। और एक बात बड़ी अच्छी बोली कि एक हमारे दोस्त थे, वो 15-20 साल बाद मिले, हमें नमस्ते होती थी, ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी, तो वो बोलते थे कि राजपाल यार तुम आजकल बोलते बहुत अच्छा हो। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है, बोलता तो मैं बचपन से सुना आज आपने। क्या बात है। और रही बात जो आपका छोटे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो पेट से लेके गले तक भरा होता है, आई थिंक जीवन का सबसे बड़ा मस्खरा वही होता है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज। और जिसके अंदर मस्खरापना होता है उसके अंदर एक बहुत गंभीर मशविरापना होता है। वाह। क्योंकि जब तक अगर आदमी मस्खरा रहेगा तो रेल की पटरी की तरह वो अधूरी गाड़ी है। अगर आप जीवन में बहुत बड़े मस्खरे हैं, आपका आउटस्कर्ट पूरी दुनिया के सामने एक मस्खरे के रूप में है, तो आप अपने अंतर्मन से, अभिन्नता से अपने मित्र हैं और बहुत अच्छे मशविरे हैं। क्योंकि जब तक आप मशविरा अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आप मस्खरागिरी कार्नर्स पे नहीं कर सकते। वाह, वाह, क्या बात है। और ये मैं देश दुनिया के सामने बड़ी अच्छी कि लोगों को, सच में बहुत कम लोगों को पता है कि राजपाल पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा किसी को, क्योंकि हमारे जो चरित्र होते हैं, जो हम लोग अपने देश में अगर 135 करोड़ लोग हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 125 करोड़ ऑल मास्टर्स,
इसमें कुछ दो हमें कोई 4 क्लासेस का पता नहीं, लेकिन 2 क्लास को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक मास्टर क्लास और दूसरी है स्पेशल क्लास। तो मास्टर क्लास एक वो कुआं है जिसमें हजारों मेढक जैसे एक कुएं में तैरते हैं, सब एक दूसरे से अपने ऊपर चढ़ के जीवन सरवाइव करते हैं। और जब कभी कभी उन्नत रूपी बारिश आ जाती है और उसमें कुछ मेढक ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की, छलांग मारने का सपना होता है, तो जैसे कुएं का पानी बारिश में ऊपर आता है तो कुछ मेढक तो उसी कुएं में ही मजे लेते हैं, कुछ मेढक छलांग मार के बाहर निकल जाते हैं। और जो मेढक छलांग मार के बाहर निकल जाते हैं, बाहर की दुनिया में रम जाते हैं, वो स्पेशल क्लास में आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो नीचे चले जाते हैं वो अगली बारिश का इंतजार करते हैं कि अगली बार फिर चलेंगे बाहर घूमने, लेकिन वो पार पे घूम के चले आते हैं, वो मास्टर क्लास के लोग होते हैं। तो मास्टर क्लास जैसे कोई प्लम्बर वाला है, कोई अभिनय वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई गाड़ी चलाता है। अब 3 करोड़ गाड़ी साहब आपने ले ली हो और जिसके हाथ में स्टीयरिंग है गाड़ी, उसको कौन मास्टर मतलब मालिक कौन है? हमें खुद तो हम तो ये मानते हैं कि जो आदमी गाड़ी खरीदता है वो माध्यम है, लेकिन जो गाड़ी चलाता है वो कृष्ण है, वो ही कृष्ण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मास्टर क्लास और स्पेशल क्लास में जो अपने देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें चैनल भी आते हैं, ब्रदर आप सब आते हैं। एक स्पेशल क्लास में हम सब एक अलग अलग माँ बाप से जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए स्पेशल अखाड़े में जाना पड़ता है। और उसके लिए मस्करागिरी तो कितनी भी हो, लेकिन मशविरा, गंभीरता रूपी मशविरागिरी तो रखनी ही पड़ेगी, अन्यथा सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत शानदार। तो इसी से मैं जोड़ता हूं कि आपने कहा कि मस्करागिरी और लेकिन मशविरा, इसका भी पूरा एक इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। राजनीति में अगर आप इन दोनों को समावेशी तौर पर देखें तो कैसे, और राजनीति से आपका प्रेम ज्यादा बढ़ रहा है? नहीं, अतुल इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा था राजपाल भाई कि आपने कहा कि आप निकल के चले तो गए, लेकिन मन रमता यही है? नहीं, मन इसलिए रमता है, आ जाते हैं नहीं, ये आपको गलतफहमी है, हम आप सबसे मिलने आते हैं। नहीं, मैं बहुत हृदय से अपने हृदय, क्योंकि इस तरीके की बात रोहेलखंड मंडल में ही कर सकता हूं कि लोग रोहेलखंड के मंडल जब भी मिलते हैं तो माता पिता के बाद में, क्योंकि माता पिता का कर्ज तो हजारों वर्ष तक वो तो कोई भी आदमी नहीं, उस कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी सब लोग बोलते हैं, हमारे चतुर्वेदी जी, सब लोग, आप जैसे सब मित्र लोग, आशीष जी जैसे कि भाई मानव जी ने बोला है, राहुल जी ने बोला कि बड़ा अच्छा करते हो आप, हमेशा अपनी जो है जगह पे जहाँ जन्म हुआ उसको नहीं भूलते हो। जिसने जन्मभूमि को याद नहीं किया उसकी कोई भूमि जीवन में नहीं बनी पूरी दुनिया में। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। रोहेलखंड मंडल हमारी जन्मभूमि है, जननी धाम है। मैं यहाँ किसी बंदे से नहीं मिलने आता हूँ कि बंदे में कोई करिश्मा नहीं है, लेकिन यहाँ की मेड़ों और पेड़ों को प्रणाम करने आता हूँ कि क्या बात है, क्या बात। मिट्टी से प्यार है, रोहेलखंड की मिट्टी से प्यार। इतने महल बन गए बरेली मंडल में, लेकिन भैया जी ये बात मानो, कच्ची मेड़े कोई हिला नहीं पाया। और जब कच्ची मेड़ों पे जरा सा किसी ने खुरपी भी लगाई तो लाठियां फूटी हैं, सर फूटे हैं। मतलब कितने भी महल बना लो, लेकिन अगर कच्ची मेड़े तोड़ के दिखा दो तो हम आपको मान जाएंगे। आपके 500 साल पहले भी थी, आपके 500 साल बाद भी रहेंगी। तो हम उन मेड़ों में जिनमें घूमे हैं, जो पेड़ हमारे पिताजी के जमाने में भी खड़ा था, वो बारिश आई, आंधी आई, आधा गिर गया, फिर उसी में से दूसरा पेड़ बन गया आज, और हमारे जाने के बाद भी वो पेड़ रहेगा। और हम इस गलतफहमी में जीते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बहुत बढ़िया, बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेड़े हैं, अगर इनको मेड़ों को, कच्ची मेड़ों को तोड़ने के लिए सर फूटते हैं और फिर भी ये मेड़े कोई तोड़ नहीं पाता है, तो एक चीज तो मिलती है कि इन मेड़ों को जोड़ने के लिए दिल की मेड़े हमेशा के लिए तोड़ दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस दिन दिल की मेड़े टूट जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज को आप कल्पना करोगे, जहां भी जैसे भी कल्पना करोगे, सारा वसुधैव कुटुंबकम, सारा जहां आपके पास होगा, लेकिन आपकी कथनी और करनी में प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। वक्ता तो बहुत होते हैं, कर्ता बहुत कम होता है। और कर्ता होने के लिए आपका कर्म आगे होना चाहिए, आपका नाम आगे नहीं होना चाहिए। राजपाल को जिस दिन अपने नाम से बोझ हो गया कि मेरा नाम बहुत, उस दिन मेरा कर्म छूट जाएगा। और मैं अपने नाम को अपना साया तो मानता हूं, लेकिन उसको अपना दिग्दर्शक कभी नहीं मानता हूं।
इतना दर्शन बहुत डाल दिया राजपाल भाई ने, इतना दार्शनिक बातें बता दी कि आदमी को एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया ये एक अलग है ही ना? किरदार नहीं, इनका है, यही मैं कह ये रहा हूं, अपने इनका आप में अलग अलग रूप है। अच्छा देखिए। है, कॉमेडी में बोर नहीं होते हो, आशीर्वाद मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ बोलता हूँ तो बोर नहीं होते। राहुल जी से एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ, राहुल जी से और सक्सेना जी से भी एक सवाल जी, दीजिए। राहुल अवस्थी साहब, चूंकि हिंदी से आपका बहुत प्रेम और उसके बाद आपने लेखनी में भी हाथ आजमाया, कवि भी हैं, साथ में पर्यावरण से भी आपका बहुत प्रेम है, लगाव है, कुछ उससे जुड़ी यादें रोहिलखंड की धरती से, अपने उस मिट्टी से, और कविता के माध्यम से अगर वो आए तो बड़ा शानदार होगा। हाँ, ये सही बात है। माइक आप ले लें सर। ये जो दृश्य आपके सामने आया माइक देने का, ये केवल माइक देना भर नहीं है। इस जी। चैनल के मंच पर एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बोलने के लिए माइक अगर उपलब्ध करा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि संकेत जाए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस तरह के मंच ही नहीं, अवसर भी उपलब्ध कराएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज जो पर्यावरण के लिए आपने कहा, भाई राजपाल यादव जी ने एक मुहिम चला रखी थी। अभी 2-3 महीने पहले की बात मैं आपको बताता हूं। हमारा बरेली स्मार्ट सिटी हो रहा है, पर स्मार्ट सिटी मार्ट के नाम पर हो ये तो हम किसी को गमारा नहीं होगा। हम लोगों ने कोशिश की, यहाँ कहीं कुछ ऐसा होता दिखा कि जहां पेड़ कट रहे हैं, जहां पेड़ों पर आरे चल रहे हैं, या बुरी तरीके से प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, तो हम लोग वहां पर जा करके एक आंदोलन की तरह खड़े होते थे, या चिपको जिसे कहते हैं ना, वो चिपको आंदोलन होता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन ये चिपको तब सार्थक हो सकता है कि जब काटने वाले 10 हों और चिपकने वाले 100 हों। क्या बात। काटने वाले 100 थे, चिपकने वाले 2 थे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमको दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने पड़े हैं, और आपको सच बताएं कि तमाम बार हमें निराशा हाथ लगी है। हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, हमें पीड़ा होती है, यह बताते हुए कि हमने प्रकृति से एक बड़ा खिलवाड़ बरेली में देखा है। लेकिन इस क्रम को रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा? एक और घटना आपसे शेयर कर लेता हूं। जी जी बिल्कुल। हम लोग जब यह आंदोलन चला रहे थे, अभी जो बस बन रहा था, अभी मेयर साहब यही बात कर रहे थे, हुआ क्या कि हम लोग जब यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे थे पेड़ों को बचाने का, बारिश हो रही थी, नीचे मच्छर काट रहे थे, आंधियां चल रही थी, उस दौरान हमारे आंदोलन का एक असर यह जरूर हुआ जो अखबार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मिला। आपको बताते हुए खुशी होती है कि हम 800 पेड़ों को बचाने के लिए निकले थे, लेकिन जब बरेली से सितारगंज का यह हाईवे बन रहा था, वहां मंडल के लोगों की बैठक हुई और उन्होंने यह डिसाइड किया कि इस रास्ते में आने वाले, विस्तारीकरण में आने वाले, चौड़ीकरण में आने वाले 8000 पेड़ों को अब नहीं काटा जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये पर्यावरण के लिए और समाज के लिए कितना हितकर है। बिल्कुल। तो ये आनंद की बात है। और मुझे एक आह्वान भी आप सबसे करना है कि जो भी बरेली शहर ही नहीं कहीं पर भी हो रहा है, उसके लिए चैनल की जो ताकत है, या प्रिंट मीडिया की ताकत है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो ताकत है, वह ताकत इन सदकार्यों के लिए अगर खर्च होगी तो हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और ये जो बड़े बड़े बाल हैं ना, आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रास्ता तो आसान होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इस तरह की लड़ाई में समय लगता है, पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। अतुल जी, मैं एक निवेदन कर दूं कि आप कोई इसके लिए अन्यथा न ले, क्योंकि विकास के नाम पर हमें बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन वह मोल अगर हम बचा सकते हैं, अगर वह घटना हम बचा सकते हैं, जब अंतिम विकल्प हो उसके अलावा कोई काम न करने का, पेड़ कटना ही कटना है, सांसें घटनी ही घटनी हैं, तब जाकर के वह पेड़ काटा जाए। अन्यथा आप देख लीजिए कि शहर की सड़कें चौड़ी तो की गई हैं, लेकिन जो हम आदेश देते हैं, हमारे अधिकारी आदेश देते हैं, हमारे यहाँ प्लान पारित होते हैं, वे वहां देख नहीं सकते, क्योंकि उनके पास 25 और काम भी होते हैं। लेकिन जो कार्य करने वाले हैं, अनुप्रयोग में लाने वाले हैं, व्यवहार में लाने वाले हैं, क्या वे यह देखते हैं कि इस वृक्ष में जान है, सांस है, या हमारा पूर्वज है? जितने भी सर्विस रोड हैं, उनमें जो पेड़ नहीं आते थे वो भी काट लिए गए। आप चौपला से सिटी की ओर जाइए,
आप इधर की ओर आइए और आपको ताजा घटना बता रहा हूं बरेली कॉलेज की ओर से। जब आप शहामतगंज की ओर आते हैं, श्यामगंज की ओर आते हैं, वे पेड़ ऐसे थे कि जिनको एक बार में उठा करके शिफ्ट किया जा सकता था, ट्रांसलोकेट किया जा सकता था। लेकिन पिछले वाले डीएम साहब की परिकल्पना और यह निश्चय कि अब कोई पेड़ नहीं कटेगा, सारे पेड़ों पर आरे चल बहुत गए। ही शानदार, बहुत ही हमारा बढ़िया। चैनल अगर इस बात को नहीं उठाएगा, हम बात एकदम नहीं उठाएंगे, हमारे जनता के लोग नहीं उठाएंगे, एकदम वहां जाकर उठाएंगे, के चिपकेंगे नहीं एकदम तो कैसे काम उठाएंगे, चलेगा? एकदम बिल्कुल सही उठाएंगे कहा आपने। और राहुल देखिए, भाई। ये जो लड़ाई है वो लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो जनता का भी सहयोग आपको मिलता है और हमारा लेकिन भी मुश्किल सहयोग रहता मुश्किल है। ये है कि आपका चैनल इसके लिए जागरूकता और पैदा कर दे कि पड़ोस के लोग देखते रहे। एकदम, हम एकदम। लगातार करते हैं राहुल जी, हम बिल्कुल लगातार करते रहते हैं। और बहरहाल, मैं- मध्यम सक्सेना साहब जरा आप आइए। और मंच आपने बड़े संचालित किए हैं, लेकिन आज आप इस मंच से हम लोगों के संचालन में जरा आपको सुना अपने दीजिए। दिल की कुछ गहराइयों से, गुनगुनाहट है ना? आनी चाहिए जो शायद अभी तक नहीं है, या अगर आई भी है तो आपके सबसे करीब हो। हाँ, कोई बात नहीं, बगल वाले से ले लीजिए। माइक, कुर्सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अक्सर बदल जाती हैं। मुसीबत यह है कि वर्तमान समय में जो सच बोल रहा है उसका या तो तार काट दिया जा रहा है या जबान काट दी जा नहीं, रही है। ये बड़ा सवाल और है। जी सवाल मेरे तो पास है। सारे जवाब हैं। मैं पेशे से वकालत भी कर रहा हूँ पिताजी के साथ, और दोनों खेमे के लोग बैठे हैं और बताइए। तीसरी समित के लोग भी दोनों बैठे हुए खेमे हैं। के लोग हैं, जी, बताइए। जी, जी। तो सबसे पहले मैं थोड़े से अपने मन की बात कर लूं। मोदी जी बिल्कुल, भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो मुझे भी हक है। मैंने यही कहा, आजकल लोग मन की बात नहीं कर नहीं, रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री भी करते हैं, आप भी कर लीजिए। जी, मुझे आप मौका देंगे तो करूंगा। इंतजार में हूं कि आप चुप हों तो मैं बोलूं सर। खैर, मैं माजरत के साथ बहुत सबसे पहले मन की बात मेरे ये है कि मैंने जिस शख्सियत को, जिस व्यक्तित्व को इतने दिनों टीवी चैनल पे देखा, और घाघरों ने चोली खाऊ छू। एक बार यहाँ ये बड़े लोग हैं, तालियां कम बजाते हैं, हो सकता है एक बार जोरदार तालियां बजाइए इतनी बड़ी हस्ती के लिए। मैं साहब कहते हैं, आदरणीय प्रवीण सिंह एरन ताऊ जी बैठे हुए हैं, गौरव भैया बैठे हुए हैं, आशु भाई बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं सर। मेरे गुरु, मैं जिनको आदर्श मानता हूँ, आदरणीय कुमार विश्वास साहब, जिनकी आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो कहते हैं कि सच बोलना है। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं जो इस चैनल को समर्पित करता हूँ। आदरणीय आदित्य मूर्ति सर इरशाद, बैठे हुए हैं। इरशाद, बिल्कुल। बड़े शायर के 4 मिसरे हैं। तुम्हारी याद ना आए ख्याल बढ़ जाए, खुदा करे कि कयामत की रात कट जाए। टीवी चैनल्स और साहित्यकार, कलाकार बैठे हैं, मन के लोग बैठे हैं, वास्तविक मन के लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारी याद ना आए ख्याल बढ़ जाए, खुदा करे कि कयामत की रात कट जाए। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय अच्छा। राज्यपाल सर की उपस्थिति में बड़े शीर्षस्थ लोग बैठे। कुमार साहब कहते हैं कि हम उस जमाने में अपनी गुल्लक में जैसे चवन्नी थे, कोई देता ही नहीं था मौका, और हम तो नोटबंदी के बाद वाले 1500 के नोट हैं। चल वैल्यू ज़्यादा है, फिर भी हमको कोई, लेकिन फिर भी मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म बरेली में एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहाँ समाज की बात, समाज की मूलभूत आवश्यकताएं उन तबके तक पहुंचाई जाएं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए जाएं जिसको रोटी चाहिए, जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको रहने के लिए एक सर पे छत चाहिए। बहुत माजरत के साथ फिर थोड़ा सा कड़वा हो जाता है कि बड़े बड़े होटल्स में गेट टुगेदर करके उस गली की पीड़ा, उस गली के दुख या नाली की ओवरफ्लो नहीं समझे जाते हैं। वो तो इस कैमरे को, इस माइक को उस गली तक पहुंचना पड़ेगा, कुतुब खाने से लेकर मनिहारन गली तक जाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि कितनी चोरी साल होगी। बीत गए हैं तो घूमते हुए। नहीं, मैं आपकी उतना बात नहीं नहीं, कर रहा हूँ। मैं, आपने तो नहीं, मुझे नहीं, बुलाया, हम मैं लोग आपकी मंच तो की बात अगेंस्ट कर बोल ही रहे नहीं हैं, हम लोग सकता मंच सर। की बात कर रहे हैं। मुझे तो जो बुलाता है पेमेंट देता है, मैं उसी की तरफ हो जाता हूँ, मैं तो कवि हूँ। लेकिन वास्तविकता बात यह है कि हम कहीं ना कहीं, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि सच बोलना बड़ा हानिकारक हो गया है सर इस समय। लेकिन फिर भी अपवाद हर जगह है। आप हैं अपवाद। साहित्यकारों में मैं भी गर्व से कह सकता हूं, मैं जिन बड़ों का अनुसरण कर रहा हूं वो यहाँ बैठे हुए हाल में तमाम लोग अपवाद हैं। कुछ बुराइयां इंसान हैं, ये हाड़ मास का शरीर है, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन भूत और भविष्य को छोड़ के वर्तमान की चिंता करनी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं ताकि हम लोगों का भविष्य बेहतर हो सके। नहीं, आपका भविष्य हमेशा बेहतर रहेगा। मेरा ही हमारी नहीं, शुभकामनाएं हैं। मेरा ही नहीं, 135 करोड़ लोग आबादी है। मैं जानता हूं कि क्षेत्र के लोगों का भी भविष्य बेहतर रहेगा। और सुना दें, और एक बात और कहना जी, चाहूंगा। जी। आज सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। मैं पेशे से लॉयर हूं, पिताजी मेरे सीनियर लॉयर हैं सर, और बाकी कविता के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत शब्द शिल्प कर पा रहा हूं, आदरणीय राहुल अवस्थी दादा आश्रम। आज संविधान दिवस है जी। भारतीय नागरिकों का सबसे बड़ा धर्म जो है, धर्म और जाति से बढ़कर संविधान है। तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ये इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी डिबेट बरेली जैसे शहर में आयोजित करवाई गई इस महत्वपूर्ण तिथि पे, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के बाद। बहुत आभार आपका। और संविधान दिवस पर देखिए
संविधान को लेकर और संविधान के खंडन को लेकर या उसको कुचलने की बात को लेकर खंडन तो हो ही नहीं सकता। मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूं किसी की औकात नहीं है कि वो संविधान का खंडन कर सके। नहीं, एक मिनट मध्यम भाई, राजनीति बहुत होती है, लेकिन वो लोग दौर भूल जाते हैं कि जब आपातकाल था तब भी संविधान को कुचला गया था, और आज के ये सब चीजें चलती रहती है। आज हमने जो मंच रखा और इसमें ये जो हमारा विषय है ना, हम कला क्षेत्र उस विषय को लेकर आए हैं। बातें तो ऐसी बहुत सारी है, लेकिन सुनील मानव साहब, एक लेखक के तौर पर क्या आपकी खुद की पसंद है कि क्या लिखते हैं आप, और क्यों आखिर आपको लगा कि नहीं इस क्षेत्र में आना चाहिए? क्योंकि आज पिछला दौर अगर हम देखें, इस देश में ऋषि मुनियों का देश है, गुरुकुल की परंपरा का देश है, लेकिन वहां पर लेखनी से कुछ लोग भटक से गए थे। युवा पीढ़ी खास तौर से उधर जा ही नहीं रही थी पिछले कुछ समय में, लेकिन अब समय बदला है, फिर से लोगों का लगाव वहां पर बढ़ रहा है, हिंदी के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। राहुल भाई तो लंबे समय से उसकी सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया सर। मैं मजबूरी में लेखक बना सर, पहला सर। ठीक है, मजबूरी में लेखक बना। कौन सी मजबूरी थी? मैं बता रहा हूँ। हम और ये आशुतोष एक स्कूल के छात्र हैं बचपन से ही, और बड़े डरपोक मैं रहा हूँ हमेशा से सर। और उसके बाद जब मैं शाहजहांपुर पढ़ने के लिए पहुंचा तो साइंस जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपी गई कि साइंस पढ़ना है बेटा, क्योंकि पापा डॉक्टर थे, बाबा डॉक्टर थे, तो आपको भी डॉक्टर बनना है। तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो मजबूरन जैसे तैसे करके हिंदी पढ़ ली। हिंदी पढ़ ली तो सर डांटते थे, तो इतिहास के नोट्स बनाने लगे। ठीक है, बाद में मंच पे, शायद मेरे जीवन का पहला मंच है, मैं बहुत डरता हूँ जाने से कहीं भी। तो फिर धीरे धीरे आप हमारे मंच पे हम तो डर निकाल देते हैं। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जीएफ कॉलेज आया और वहां से मैंने एक लिखने की प्रैक्टिस शुरू की। तो धीरे धीरे हमारे एक सर थे डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान, उन्होंने कहा जो जिया है उसको लिखने की कोशिश करिए। तो वहीं से हमारा लिखना शुरू हुआ। तो दादा का, और उसी समय मैंने शाहजहांपुर के रंगमंच पे एक रिसर्च किया था और हमारी किताब आ गई थी। लेकिन वो जो किताब थी वो हमारे अधूरेपन की मतलब साक्षी है। हमारे उत्साह बस ऐसे लिख गई थी, समझ लीजिए, सही पूछे थे। उसमें गंभीरता उतनी नहीं थी जो आज मैं देख रहा हूँ। फिर एक दिन जब मैं पीएचडी में था तो रात में 11-12 बजे दादा का फोन आया, राजपाल भैया का फोन आया। तो बोले मैं राजपाल बोल रहा हूँ। हमने कौन राजपाल? हम लोग साथ के थे, लेकिन फर्स्ट टाइम फोन पे ही बात हुई। हमने कौन राजपाल? बोले मैं राजपाल बोल रहा हूँ कुंडरा से। सकपगा गया एकदम कि जो भी है। तो बोले यार मानव तुम ऐसा हो, दीपावली पे घर आओ, मिलते हैं। ठीक है, हम चले गए, मिलने चले गए। फिर ढेर सारी बातें हुई। तो वहाँ एक चीज़ जो निकल के आई कि भैया का एक डायलॉग था फिल्म में, इतने में तो हम मुंबई शाहजहांपुर पहुँच जाइए अपने। तो ये जो सेंटेंस था, इतने में हम मुंबई से शाहजहांपुर पहुँचे, कन्नौजी भाषा का है। हम कन्नौजी का है। और जब मैं शहरों में देखता हूँ ये जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये जो दबाई जा रही हैं, मेरा माइंड वहीं पे क्लिक किया और मैंने उसी को चुना, उसी भाषा को। मेरी 4 किताबें अभी आई हैं। सारी की सारी कन्नौजी बेस्ड हैं। कन्नौजी। पहली किताब मैंने उन चरित्रों को लिया जो गांव के हमारे बुजुर्ग थे। हमारा होली पे जो पहली चीजें होती थी, दीपावली पे चीजें होती थी, गांव में हमारे एक सद्दू बुड्ढे थे, एक नागा पंडित थे, एक दोस्त सत्येंद्र थे। तो कन्नौजी में लेके उसका नाम था हमने ईश्वरी दवा की पोर। तो उसमें पोर पे बैठते थे लोग, संस्मरण होते थे, बहुत सारी चीजें। तो कन्नौजी का पुट लेते हो पहले। कोई रोचक संस्करण उसमें हो जो कि उसमें तो मुझे लग रहा सभी संस्करण ही रोचक हैं। तो एक खास करके उसमें जो एक है बारात का, क्योंकि वो कन्नौजी है तो उसमें खुशबू भी इत्र की होगी ना। हाँ बिल्कुल, पूरा है उसमें। तो एक हमारे ईश्वरी दवा ही कैरेक्टर आप ले लीजिए उसमें। तो वो छोटे थे हम लोग, पोर लगती थी, शकरकंदी भून रही है और सब बैठे हुए हैं। तो हम लोग उनसे बोलते थे, कहानियां सुनाते थे लंबी चौड़ी, सो जाते थे रात में। फिर वो एक गाना सुनाते थे, कन्नौजी में ही था, पहने कुर्ता पे पतलून, आधो फागुन आधो जून। ठीक है, और इस तरीके से चीजें चलती रहती थी। तो ये किताब फिर डेवलप हुई धीरे धीरे, करीब 12 साल इस किताब में लगे। और उसी में एक कैरेक्टर था गंठी भंगिनिया। ये शब्द थोड़ा सा वैसा है, विधिक नहीं है। भंगिनिया शब्द हमें याद, भंगिनिया अब बोलचाल में होता है। हाँ, बोला जाता है। बट वो हमारे यहाँ दादी आज भी जीवित हैं। वो प्रसव महिलाओं का करवाती थी और जात से मेहतर थी। तो उनके प्रति जो हमने अस्पृश्यता देखी बचपन से, और जब उन्होंने कहा था कि जब तुम पेट में थे अपनी माँ के, तो मेरी दादी शायद नाराज थी मम्मी से। अच्छा। तो पूरे 1-2 महीना तक उन्होंने आके मेरी सेवा की और मुझे पैदा होने के बाद बेच दिया गया। तो वो खरीदने वाली वो महिला थी। अच्छा। तो उसके बाद हमने देखा कि जब वो सेवा करती थी, या मुझे बताया गया बाद में कि वो बैठती थी माँ के पास, सेवा करती थी,
और ये सारी चीज़ें, फिर कहा कि जब डस्ट ऑन हुआ तो वो अछूत बन गई। तो ये बहुत सारे संस्मरण थे। तो वो पूरी किताब मैंने एक फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में लिखी। पहले कहानी लिखी और कहानी के बाद में एक किसी का फोन आया कि तो आप स्क्रिप्ट में बदलिए, तो फिर वो मैंने फिल्म स्क्रिप्ट लिखी। तो राजपाल भाई से सहयोग लिया कि नहीं उसमें? नहीं, राजपाल भैया का तो प्रेरणा इतनी रही, थोड़ा लुत्फ फिल्म में हम लोग एक कमरे में बहुत दिनों तक रुके थे। तो जो कहानियां भैया के ऊपर भी मेरा संस्मरण की एक किताब अभी आने वाली है, 150-200 पेज लिख गए हैं। लेकिन सबसे शानदार ये था, और आगे से मैं आपको इस बात के लिए जरूर कहूंगा, फिर कभी हम मंच साझा करेंगे तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हमारे साथ ये फला शख्सियत मौजूद है और ये लेखक है, मैं कहूंगा ये मजबूरी के लेखक है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। एक और सर मैं थोड़ा सा कह ही रहा हूँ तो एक मैं इंगित कर दे रहा हूँ। अभी एक और लास्ट किताब आ रही है, जैसे हमारे यहाँ हमारे रुहेलखंड परिक्षेत्र में खास करके होली के टाइम पे एक धमार होती है। धमार गायन होता है, पुरुषों के बीच में होता है, महिलाओं में होता है, तो एकदम विलुप्त प्राय हो गया। तो हमारे यहाँ एक हुआ करते थे कैरेक्टर थे, वो हमने देखा नहीं, तो पापा दादा कहते थे कि जब ये ढोल बजाते तो गंगा पार तक धमक सुनाई देती थी उनकी। ठीक है, तो उनको मैंने लिया कैरेक्टर के रूप में और उनसे मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो करीब 8 साल लगे हैं। अभी विकास प्रकाशन के पास वो किताब अगले हफ्ते आ जाएगी पब्लिश होके। बहुत अच्छी बात है। फागुनवा भी तो जाए। हाँ। तो उसमें 200 गीत हैं कन्नौजी के, अच्छा, जो आए हैं और सब कन्नौजी में टोटल है। चलिए, बहुत तो अच्छी मैं बात है। हम कन्नौजी उसका की सेवा इंतजार करूं, भी करेंगे। रुहेलखंड की सेवा करूं, ये बहुत। राजपाल भाई से एक सवाल मैं भी लूंगा, लेकिन रिंकी आपसे कुछ पूछना चाहती क्या थी। पूछना चाहती हूँ राजपाल जी से, बताओ। पहला सवाल तो हमारा सर से ये है कि आप एक हास्य अभिनेता हैं। जिस समय आपको देश की बहुत जरूरत थी कोरोना काल में, उस समय आपने कोरोना काल को किस तरीके से देखा अपने निजी जीवन में? और खास तौर पे यहाँ के बहुत सारे लोग आपको फोन करते होंगे, मदद मांगते होंगे, क्योंकि आप कैसे उनकी आप हास्य मदद अभिनेता कर पाए? थे। कैसे मदद कर देश पाए? में संकट था, और उस कोई समय अगर कोई हंसने की घटना बहुत याद हो, जरूरत थी। एक और सर और उसमें खास बात ये कि राजपाल भाई ने कैसे देखा, ये तो रिंकी आपका अच्छा सवाल है, लेकिन राजपाल भाई को उस वक्त टीवी पर बहुत सारे लोगों ने देख देख के अपना डिप्रेशन दूर किया। उनकी फिल्म में उनका अभिनय, उससे बहुत सपोर्ट मिला। ये अतुल भाई, ये मैम, ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो कभी भी किसी लेखक ने कभी कल्पना नहीं की थी, और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की कभी कोई लेखक की भी कल्पनाशीलता में कोई इस तरीके का परिदृश्य आए जिसको सामने देखो टीवी तो देखा ना जाए, बच्चा सड़क पे है, कोई भी, अब जहाँ पे सारी शक्तियाँ, एक्चुअल बात बताऊं तो कोरोना में अपने होने का एहसास हुआ। बिल्कुल, अपने होने और अपनों का, क्या बात, अपने होने का एहसास हुआ, अपनों का एहसास हुआ, और इस विश्व में सपने तो सब एक तरफ हैं, लेकिन नेचर के होने का एहसास हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। और अपनों से मिसाइल भी कुछ भी हुआ। नहीं है, पैसा भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर या तो ये कला में, जो कला बोलते हैं हवा में बहती है, या तो ये ऑक्सीजन है, या प्राणों से कनेक्शन है, और जहां ऑक्सीजन और सर्वाइवल का कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, बारी सारी शक्तियां फेल हैं। अब कोई अगर बोलता है कि मैं इतनी बड़ी शक्ति हूं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक कोरोना में आपको भी कमरा खोजते नहीं मिल रहा था। आप अगर बोलते हैं ना कि टेक फॉर एग्जांपल कि सबसे होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज, इस स्मॉल विलेज में सबसे पावरफुल कौन? ट्रंप। सब लोग बोल रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। ट्रंप को भी 2 बार क्वारंटाइन होना पड़ गया, वो भी अपने आप को बचाते रहे थे। तो एक्चुअली कभी कविता के माध्यम से, कभी बोलते हैं सरलता, कभी नीति के माध्यम से, कभी किसी को प्रेरणा के माध्यम से, कभी कोई अच्छी कहानी मिल गई वो सुनाने के माध्यम से, कभी कविता के माध्यम से। अगर एक कोरोना रूपी जो आपदा से लड़ने के लिए पूरे देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप पूरा प्रशासन, पूरी मीडिया, मतलब नीचे आप बोलते हैं कि अगर जो आदमी नाली साफ करता है और जो आदमी प्लेन चलाता है, वहाँ तक सब लोग अपने इस कोरोना से जीतने के लिए एक ब्रिज बना रहे थे। मैं भी उस ब्रिज में जो है गिलहरी का काम करने की कोशिश कर रहा था। कि बोलते हैं गिलहरी का इसलिए कि बोलते हैं कि राम से जीतने के लिए, बुराइयों पे जीतने के लिए राम सेतु बन रहा था। सब लोग जो है पत्थरों से राम सेतु बना रहे थे। पड़ोस में एक गिलहरी थी जो हम हमेशा अपने किसी मंच पे जाते हैं तो अपने छोटे भाइयों को हमेशा शेयर करते हैं कि आप व्यवस्थापक मत बनो। जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो। हम तो केवल इसके पात्र हैं। जब तक पात्रता की सहभागिता रहेगी तब तक गिलहरी की
आप कभी भी घटना भूल नहीं सकते कि ना तो हमारे बस में है कोरोना से जीत पाना, ना तो हमारे बस में है कि वो कोरोना रूपी सेतु बनवा पाना, लेकिन इस अपने विश्व रूपी परिवार में सातों समंदर में या अपने 135 करोड़ जनता से लेके दरबार से लेके दरकार तक, जहां तक सब लोग कोरोना से जीतने की इस जंग में जो है वो बन रहा था, तो वैसे ही कि एक राम सेतु बन रहा था, सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे। और ये गिलहरी बार है कि आपने अपने आप को कहां से कहां कनेक्ट किया कि गिलहरी जो है वो भाई और गिलहरी की अतुल भाई, वो गिलहरी बार बार जाती थी, लौटती पोटती थी, पानी में चली जाती, लौटती पोटती थी, पानी में चली जाती थी। तो उससे बोला कि उधर सेतु बन रहा है, तू इधर क्या कर रही है? तो बोलती सेतु बन रहा है, लेकिन उसमें मैं सोच रही हूँ कि मेरे शरीर से जितनी भी बालू पहुंच जाए, मेरा भी योगदान, ताकि मेरा भी योगदान हो जाए। क्या बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना में हम क्या कर रहे थे, लेकिन कहीं अगर उस गिलहरी की बालू का कोई योगदान है तो हम भी अपनी तरफ से एक बार सारे लोग जोरदार ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया। राजपाल भाई एक चीज मैं चाहूंगा, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मुझे वैसे तो आपकी सारी फिल्में और फिल्मों में जो भी आपने कैरेक्टर, जो भी डायलॉग आपको दिया गया, वो सब शानदार रहे। उसमें मतलब मैं कभी भी कंपैरिजन भी नहीं कर पाता हूं, लेकिन कुछ तो बहुत लेकिन वो भूल भुलैया में जो पत्थर पे आप बैठे थे अगरबत्ती कान में लगा के, वो वाला डायलॉग अगर फिर से सुना देते। अतुल एक और यार, ये गामा फिल्म में जो गोबर आप उड़ गए और उसके बाद जो हुआ था वो घटना तो वाकई एक तो मैं चाहूंगा कम से कम इसका तो जरूर आप यहाँ फिर से अभिनय कर दे, जीवन सब लोग देखेंगे। अरे जैसे दीदी ने बोला कि कोरोना कोरोना, भाग, मंदिर का घंटा समझ रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, भाग तेरी ऐसी कोरोना। क्या बात। एक पुष्पा के डायलॉग, तो एक चीज बताएं, ये जब आपने पहला प्रश्न अतुल भाई पूछा था, तो मैं कभी भी एक बार डायलॉग सुनाने के बाद में कभी डायलॉग मुझे याद नहीं रहते, ये रियल बात है। लेकिन जो डायलॉग बार बार हमें पब्लिक के साथ में, पब्लिक जब बोल के हमें बार बार आशीर्वाद मिलता है, तो वही डायलॉग मैं याद कर लेता हूँ। बाकी मैं नई फिल्म के लिए नए डायलॉग सोचता हूँ, और ये डायलॉग आप लोग जब याद रखते हैं तो यही हमारा सौभाग्य है। और जब तक जीवन में सांस है, नेटवर्क फेल होने का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तक सांस है तब तक लाइव हूं, जब तक लाइव हूं तब तक कला है। और कला का पुत्र हूं, नेचर को नानी मानता हूं, और बोलते हैं कि माँ से पंगा ले सकते हो, नानी से पंगा नहीं ले सकते। तो कोशिश करता रहता हूं कि नेचर के करीब रहूं। जल जंगल जमीन पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी पूरी घूमने में ही बिताई है। एक बहुत अच्छी आपने प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये रोहेलखंड मंडल है जी। मैं एक बार अपनी वाइफ के साथ बैठा था, तो काफी देर बैठे थे, तो बातचीत नहीं हुई। तो उस समय हाफ सेंचुरी लगी थी अतुल भाई फिल्मों की, वाह, तो पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। तो अब चूंकि हम सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, अगर हम कलाकार नहीं होते तो 100% आपके साथ मंच पे अभिव्यक्ति के प्लेटफॉर्म से ही जुड़े होते। क्यों कलाकार, चित्रकार, कहानीकार, पत्रकार, ये सब सृजनकार, वो हैं सब कजिन। इन ये 12 राशियों में 12 ब्रांचेज मानता हूँ। आपने एक राजनीति का प्रश्न पूछा, जो बहुत सारे एक्चुअली रोहेलखंड मंडल के लोग इस चीज को, मैं इसमें अभी यही सोच रहा था, मैंने अभी थोड़ा सा देखा, मैंने कहा 61 विधानसभा की सीटें हैं, 61 विधानसभा की सीटें हैं, और राजपाल यादव हर महीने एक बार आते हैं यहाँ पे, है ना, कभी कभी 2-3 बार आ जाते हैं। हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि फलाने कार्यक्रम का उद्घाटन राजपाल यादव जी ने किया, फलाने गांव में चले गए, फलाने जिले में चले गए, फलाने आदमी की मदद कर दी। ये अभी से नहीं पढ़ रहा हूँ, काफी दिनों से नजर है हमारी आपकी। ये इत्तेफाक है कि आज हम लोग इस मंच पे बैठे हैं और 61 सीटों का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो अरविंद, इन्होंने बताया भी था ना कि ये मेड़ और मिट्टी देखने आते हैं, इनको नहीं पता था कि हम लोग भी देख रहे हैं कि कितनी मेड़ और मिट्टी देख रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि जो ये जो आप मिट्टी के साथ जो लगाव है, जुड़ाव है ना, और जो आप चाहते हैं कि नहीं पेड़ की छाया आपको मिले, तो राजपाल यादव क्या करना चाहते हैं? राजपाल कंफ्यूज है। एक्चुअली बड़ा अच्छा प्रश्न है, और एक्चुअली ये मैं पूरी दुनिया में घूमूं तो कहीं भी हमें इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोहेलखंड की धरती को इसलिए देना अपना फर्ज समझता हूं,
कि पहले तो रोहेलखंड की धरती है, मान ले कि यहाँ पे हमारे लिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव है। रोहेल की धरती हमारे लिए मार्गदर्शन है। यहाँ से निकल के पूरी दुनिया के जितने भी दर्शन किए, पहला मार्ग हमें रोहेलखंड की धरती से ही जाना। बहुत बढ़िया, प्लीज एक बार ताली बजाइए भाई। और 89 और 90 की बात है साहब, जब मैं कक्षा 10-12 में पढ़ता था, उस समय मैंने राजनीति की थी, ये सच बात है। अच्छा, राजनीति मेरा सबसे गहरा, रुचिकर और सबसे श्रेष्ठ कर सब्जेक्ट है। देखिए लीजिए, हेडलाइन दे दिया आपने। आप ये मान के चलिए 90 में एक ऐसा दौर आया अतुल भाई, हाँ। कि एक विभा मिश्रा दीदी हमारी थी, भारत भवन भोपाल से आई थी, शाहजहांपुर कोरोनेशन आर्ट थिएटर में। अच्छा। उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक 2 महीने की वर्कशॉप की थी, और उसमें एक नाटक हुआ था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा जी। और उसमें गोवर्धन वो हातेंद्र हरिश्चंद्र जी का बहुत ही बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में लिखने वाला नाटक है, और वो जब तक है तब तक उसकी गरिमा कोई। तो उसमें मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का, ये बड़े भाई सब बैठे हैं यहाँ पे, ये चर्चा के यहाँ कोई लेक्चर नहीं है, सबसे इसलिए बात करना चाहता हूँ, ये मेरे साल 90 जो आया ना, इसलिए नौकी में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उससे पहले मैं ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में उसका 29वें बैच का पास आउट हूँ। आज भी मैं आयुध वस्त्र निर्माणी का अवैतनिक दर्जी हूँ। अरे वाह। 2 साल हमने, और उसमें हमारी जो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, कहीं ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री है, तो रोहेलखंड की जो ये फैक्ट्री है, आपको मालूम है जी। कि सेना के सारे, चाहे पैराशूट्स हो, चाहे कपड़े हो, सब कुछ वो आयुध वस्त्र निर्माणी। तो वस्त्र निर्माणी में मैंने 2 साल का 29वें बैच का पास आउट, मेरा पूरा बैच सर्विस कर रहा है, लेकिन हमें ये सौभाग्य नहीं मिला। और हम थोड़ा सा इस 90 में हुई, उस समय हमने इलेक्शन, जो हमारे प्रतिनिधि थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज रोहेलखंड मंडल के बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों में, नेताओं में है उनका नाम। तो 1 साल में 2 बार इलेक्शन हुआ था, 89 में, 90 में। हाँ। वो दोनों इलेक्शन हमने मंजई जलाल नगर शाहजहांपुर में, बाकायदा उसके बूथ एजेंट भी हम बने थे। अरे क्या बात है। अब क्या हुआ कि 5-6 महीने बाद जब ये इलेक्शन वगैरह निपट गया और मैं मिलने गया, इतनी भीड़ थी, तो पता लगा कि हमें बिल्कुल भाव नहीं मिला। और वहां पे मैं सोच रहा था कि पहले जब विधायक नहीं बने थे तब तो खूब गले लगाते थे, अपना वो छुटकू बड़ा अच्छी स्पीच देता है, उसको आगे बढ़ाओ। और जब मतलब विधायकी की बात, अब हम समझ पा रहे हैं कि जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उसके बाद आदमी सबकी आशाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो घर घर का प्रतिनिधि बन जाता है। उस समय हमें अंदर से बड़ा अफसोस हुआ कि आज तो मतलब ढंग से मुलाकात भी नहीं हो पाई। बताओ, विधायक जी ने भाव नहीं दिया। भाव क्या, मतलब विधायक जी के पास मौका ही नहीं मिला। 100-200 लोग इतने थे। राजपाल भाई ने बूथ मैनेज किया, बाद में उन्होंने इनको मैनेज कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद में सर 3-4 दिन बाद एक नाटक हुआ, सूचना कार्यालय गांधी भवन, उसका शो हुआ, और उसमें मुझे 2 घंटे में 200 तालियां मिली। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सारे बच्चे जब चले गए थे, मैं उस मंच पे बैठा, मैंने माथा टेका कि आज से आपकी पेशगी जो है वही मेरा पेशा है। वाह। अब आप जब सोचिए तक कि यहीं जीवित से हूँ तब तक 1 रुपया भी कमाऊंगा, या 10 रुपया कमाऊंगा, या 10,000 लोगों के लिए भोजन कमाऊंगा, जिसमें ताली मिले लोगों का भोजन, जब तक जीवित हूँ अभिनय ही करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही शानदार। अतुल, आगे सुनते हैं। अब आइए राजनीति की बात। राजनीति की बात सुन लेते हैं। लेकिन हमारी राजनीति में अगर 10%, क्यों कोई अभिनेता 250 दिन से ज्यादा अभिनय नहीं कर सकता, क्योंकि अभिनय करने के लिए 6 फिल्मों का सबका आपका कार्यक्रम करने के लिए कितने दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर मैं 6 फिल्में भी करता हूं तो 200-250 दिन से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है, मैं राजनीति कभी भी किसी पेशा के लिए नहीं करना चाहता, लेकिन निष्क्रिय भाव से अगर हमारे मशवरे को अगर मान लिया, तो जैसा राजपाल का पूरे विश्व में नाम हुआ है, रोहेलखंड की एक अण का, एक कण का पूरे विश्व में नाम हो सकता है, क्योंकि रोहेलखंड इतनी संभावनाओं वाला मंडल है। अब मेरा सपना, मैंने क्या देखा, जब 50 फिल्में हमारी पूरी हो गई थी, तब हमारे दिमाग में एक चीज आई थी कि एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जिसमें अपने मंडल से शुरुआत करूंगा। पहला सपना कि जिसमें
कुछ पर पार्टियां सरकार चलाती हैं और कुछ पार्टियां जो हैं वो जल जंगल जमीन पर्यावरण की सफाई करवाती हैं। हर आदमी संसद में नहीं बैठ सकता और हर आदमी पानी किनारे कीचड़ में सफाई नहीं कर सकता। सबके अपने अपने मन के जॉब हैं। तो उस समय मैंने एक लिखा कि संविधान, जो आज संविधान दिवस है, और मेरा पहला सपना था जीवन का, क्योंकि मैं संविधान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में जो आदमी करना नहीं जानता है उसी का सपना पहले देखता है कि अगर मेरी बात मेरे लड़कों ने, मेरे भाइयों ने, छोटे भाई बहनों ने मानी, तो सबसे बोलूँगा कि कोई भी धंधा करो, चाहे उद्योग करो, चाहे नौकरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन संविधान की जानकारी गूगल की तरह अपने पास रखो। जब तक आपके पास संविधान की जानकारी रहेगी तब तक आपको कोई भी अनैतिक बात सिखा नहीं पाएगा। अनैतिक करोगे तो उसके कारण ही आप होगे, अदरवाइज कभी कभी जानबूझ के लोग अनजाने फंस जाते हैं, वो मौके नहीं आएंगे। नंबर 1, संविधान पढ़ाने के लिए सबको उत्साहित करूंगा। बहुत बढ़िया। नंबर 2, सर अरविंद साहब, ये मेड़ की बात की साहब, हमारा सपना है कि रुहेलखंड की सारी मेड़े, इतना पत्थर है पूरे देश में, अगर रुहेलखंड की सारी मेड़े पत्थर की हो जाए तो लठैती चलने का सारा मसला ही खत्म हो जाए। क्योंकि जो जबर पड़ जाता है वही सर फोड़ देता है। अब अगर ये मेड़े 2-2 1 फीट इनकी 1 फीट इनकी पत्थर की डाल दोगे, 100 साल तक पानी बरसे खराब नहीं होती हैं। हम बता रहे हैं एक गांव में जो 10 झगड़े होते हैं, एक होली में वो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। यार हमारा इनका लफड़ा था मेड़ को लेके, इन्होंने मेड़ जोड़ डाली थी, लफड़ा हो गया था, अभी मुकदमा चल रहा है फौजदारी का, लेकिन अब तो मेड़ पक्की हो गई, अब हमारा कोई लफड़े नहीं, अब तो हम होली में मिल सकते हैं। तो लाखों टूटे हुए गाँवों के दिलों के टूटी मेड़े जुड़ जाएंगी, बिकॉज मेड़ पक्की योजना। मेरा पहला सपना है कि रुहेलखंड में मेड़ पक्की हो। अब जब किसानों की मेड़े पक्की हो जाएंगी तो जो मेड़ पक्की नहीं है वो सरकारी जमीन है। जब किसानों की मेड़ पक्की हो गई साहब, पत्थर की हो गई, 2 फीट की हो गई, आप साइकिल से जा सकते हो, तो जो जमीन पड़ी है, चाहे जंगल पड़ा है, चाहे नदी पड़ी, वो किसकी है? वो सरकारी हो गई। उसमें बनवा दो सर हर 50 किलोमीटर पे एक नंदी पार्क। मेरा पूरे, आप सोचिए, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तमनुमः सात्विकम शिवम। पूरा देश शंकर को पूजता है, बोलते हैं कि यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही संहारक हैं, यही गॉड हैं, यही जनरेटर हैं, यही ऑपरेटर हैं, यही डायरेक्टर हैं। तो जिन शिवजी को दुनिया सुबह सुबह पानी चढ़ा के अपने दिन, अच्छे दिन होने की कामना करता है, उनके पड़ोस में बैठे नंदी के भाला और तार कैसे मार सकते हो? जितने भी 61 विधानसभा सीटें हैं रुहेलखंड मंडल की, हम चाहते हैं जहां जहां थोड़ा पानी और थोड़ा बाग मिल जाए, वहीं पे घेरा लगा के नंदी पार्क। जो क्यों सड़कों पे नंदी एक्सीडेंट हो, जिसको बैल नहीं चाहिए नंदी पार्क में छोड़ दो। अब आपको हर 20 किलोमीटर नंदी पार्क है, मालूम है 500 एकड़ जमीन सरकारी थी, कुछ भी नहीं था, खाली घास खड़ी थी, उसमें साहब आप नंदी पार्क बना दिया। मेरा विश्वास मानिए, अगर 2, 4, 6 नंदी पार्क अपने जिले में बन गए, कभी गोमती जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, जहां जल जंगल मिल जाए, अगर जैसे लोग शेर देखने जाते हैं, सफारी करने जाते हैं, उससे ज्यादा अच्छे नंदी देखने आएंगे लोग। कि यार इंडिया में जाओ तो क्या बैलों का देखने वाला जमा बाड़ा है। क्योंकि अब बैलों से खेती नहीं होती है साहब, बैल किसी को नहीं चाहिए। तो बैल जब नहीं चाहिए तो बैलों, जब टाइगर पार्क हो सकते हैं तो रुहेलखंड में नंदी पार्क भी बनने चाहिए। बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत एक्सीडेंट जानवरों कम हो जाएंगे। एक नंदी पार्क। सर कोई भी दुनिया का स्मार्ट सिटी, आप बरेली को कितना भी स्मार्ट सिटी में बदल लो, जब तक बरेली के आसपास के गांव 2 लेन से नहीं जुड़ेंगे तब तक 8 लेन और 16 लेन अच्छे नहीं लगेंगे। एक ट्रॉली आती है, दूसरी ट्रॉली को 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। सब लोग जानते हैं गांव की गलियां बड़ी छोटी होती हैं। मेरा ये सपना है, मैं गांव में पैदा हुआ, मुझे 16 लेन पर चलते बहुत प्राउड फील होता है। मुझे 1 रुपया भी इसमें ना कोई नाम चाहिए ना कोई काम चाहिए, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव को 2 लेन से जुड़ा होना चाहिए, ताकि इधर ट्रॉली वाला जाए, भैया नमस्कार, उधर ट्रॉली वाला, भैया नमस्कार। जब तक 2 लेन से गांव नहीं सजाओगे तब तक 4 लेन, 8 लेन, 16 लेन का मजा तो उठाओगे, सुख कभी नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया। सुख तो गांवों में। पहला ये 3 सपने जिसमें मुझे कुछ
एक रुहेलखंड मंडल चूका लेक से लेके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, यहाँ 100 किलोमीटर दूर, जब आपके जेवर एयरपोर्ट से, आपके दिल्ली से, आपके लखनऊ से लोग नैनीताल जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके रुहेलखंड मंडल में जस्ट नॉर्थ की तरफ 100 किलोमीटर में जंगल ही जंगल है, ये है वो है, जल है, जंगल है। हमें लगता है कि साउथ इंडिया, देखो मेन फिल्म सिटी तो गोरेगांव ईस्ट जो हमारी मदर फिल्म सिटी है, लेकिन एक मौसी साउथ इंडिया की जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं मेरी माँ के साथ एक मौसी, मेरी जो मेरी जन्मभूमि टाइप जो मेरी मौसी, जहाँ पे एक फिल्म सिटी, जहाँ पे 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज होता है, ये फिल्म सिटी से जुड़ जाना चाहिए। अब इसमें मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप दूसरी चीज, एक ये कलास्कर एजुटेनमेंट एकेडमी, जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर क्रिकेट एकेडमी बनती है तो कलाकार पैदा होते हैं, अगर वो एकेडमी बनती है तो वो, तो हम कलाकार हैं, तो हमारा सपना है कि रुहेलखंड में कम से कम ऐसी एक एजुटेनमेंट जिसमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड टूर्नामेंट तीनों का कॉम्बिनेशन एक क्रिएटिव एयरपोर्ट की तरह सजाया जाए। क्लस्टर बनाना चाहते हैं, क्लस्टर बनाना चाहते हैं। कलास्कर एजुटेनमेंट एकेडमी हम इस रुहेलखंड में देखना चाहते हैं, 108 फीट की मूर्ति के साथ। उसकी मूर्ति हमारे मोबाइल में लेके घूम रहा हूं, लेकिन जगह और उसकी स्थापना के लिए तरस रहा हूं, लगातार दौड़ रहा हूं। मेरी राजनीति में कभी भी सक्रिय भाव नहीं होगा। मुझे कभी भी सक्रिय राजनीति में आने का, मुझे अगर मौका मिला होता तो 2004 में मुझे इलेक्शन लड़ने का, लोकसभा का मौका मिला, 2009 में तीनों पार्टियों से मिला, 2014 में तीनों पार्टियों से मिला, 2019 में सबसे पहले मुझे ऑफर मिले। लेकिन जिसका पूरी दुनिया में सिलेक्शन हो चुका है, वो एक जिले में इलेक्शन लड़ने की मूर्खता कैसे कर सकता है? हम चाहते हैं कि हमारे जो 365 दिन हमारे जो सक्रिय उम्मीदवार हैं, जो नेतागिरी राजनीति करना चाहते हैं, हम उनका झंडा लेकर, हम उनके प्रचारक के रूप में घूमेंगे। अगर हमारे प्रचारक होने से ही आपका भला पूरे विश्व में हो सकता है, तो हमें फाइटर होने की क्या जरूरत है? फाइटर आप लोग हैं, हम आपके सेनापति हैं। आप आगे बढ़िए, मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 60 सीटें नहीं, अगर 600 सीटें भी लड़नी पड़ जाएं, आप सब लड़िए, मैं आपका झंडा लेकर तैयार हूं। ये बात चीजें अपनी चार बातें बता दी और अपने मुद्दे भी रख दिए और ये भी बता दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो वही हूँ, मैं वही हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ भी हूँ। ये काम करने भाई, एक महीने में 7 दिन सलाह करोगे, 21 दिन काम भी तो करोगे, खाली सलाह ही करोगे। अच्छा राजपाल बताओ, राजपाल मशविरा देंगे कि मतलब वहां पे घूमेंगे? मशविरा देंगे तो भैया जी 7 दिन किसी भी पार्टी के, आप यहाँ पे मतलब संगठन की बात है, हाँ। 7 दिन अगर आप सलाह करते हो सर, तो 21 दिन काम करोगे, 12 सत्ते बिल्कुल। और उसी बीच 84 दिन कान पकड़ के, गला पकड़ के ले लो, रुहेलखंड के लिए देने को तैयार हूँ। और ये अच्छी बात है कि आपने खुद अपने मन में जो सोचा है कि ये मुझे अगर मौका मिला तो मैं कर सकता हूँ रुहेलखंड के लिए, तो आपने आज गिनाया भी इस मन से, रुहेलखंड के लोगों को, दुनिया को पता भी ये चला। बहुत जल्दी से मध्यम सक्सेना, चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, कुछ पंक्तियां आपके जरिए मैं चाहूंगा कि जो आज की राजनीति पे आप बार बार कुछ संकेत दे रहे थे कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो अगर आपने कुछ लिखा हो, कुछ सुना रहे हो आजकल मंचों पर, या अभी सुनाना चाहें? जी मैं कविता के माध्यम से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड की एक भूमिका है। हाँ, जब मनुष्य के हाथ से, सर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब मनुष्य के हाथ से, इस पंच तत्व के शरीर के हाथ से बातें निकल जाती हैं, तब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि सर्वशक्तिमान तो वही है। आदरणीय आशीष भैया बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन दरबार में तीर चलाने के लिए बैठे हुए थे द्रौपदी स्वयंवर में, तो सबका आशीर्वाद लेने पहुंचे अर्जुन। सबने कहा कि ठीक है, जीते रहो, विजयी भव, विजयी भव। राहुल दादा, जब भगवान कृष्ण के पैर छूने अर्जुन गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम तीर चला लो, मछली की आंख भेद लो, और बाकी काम मैं संभाल लूंगा। अब अर्जुन का दिमाग घूम गया कि जब तीर आंख में लग जाएगा, टास्क ही है ये, तो उसके बाद ये क्या संभालेंगे? तो उन्होंने पूछ लिया उत्सुकतावश अर्जुन ने कि जब तीर पड़ जाएगा प्रभु आंख में मछली की, तो स्वयंवर समाप्त हो जाएगा, तो मैं फिर आगे क्या संभालना है आपको? बोले यही तो दिक्कत है ईश्वर में और मनुष्य में। मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझ लेता है। तुमको क्या लगा कि केवल मछली की आंख में पानी देखकर, पानी में से तीर देखकर तीर लगा देना है? उस अस्थिर जल को स्थिर तुम मनुष्यों के करने की बस की बात ही नहीं है। उसको मैं ईश्वर कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत तब 4 पंक्तियां ईश्वर ने बता दिया कि है तो सुप्रीम पावर सर वही। 4 पंक्तियां मैं अपने आराध्य
या कहिए तो मैं राजनीति वाली भी पढ़ सकता पढ़ सकते हैं हूँ। मैं एक नई कविता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तालियां चाहिए होंगी सर। पहले बजा दीजिए ये प्लीज। कविता के साथ मेरी बात 5 साल बाद आप गाली न देने लगो तो मैं वो लाइन कंप्लीट करना चाहता हूँ भैया नजस अतुल जी, हाँ कि आप ये समझ रखिए कि मैंने अपने इरादे बिल्कुल बता दिए कि मुझे पूरी जिंदगी निष्क्रिय राजनीति से भाव मस्खरा के रूप में, मशविरा के रूप में आपके लिए उपलब्ध हूँ, लेकिन बुंदेलखंड के अगर सच में जल जंगल पर्यावरण पर्यटन के लिए अगर वो बाण भी उठाना पड़ा तो उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। बहुत क्या बड़ी बात बात बहुत है। बड़ी बात। लीजिए कभी भाई, भी ये नहले दहला हो गया। सबसे लास्ट आदमी होऊंगा ये धनुष उठाने का, लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो विश्वास करिए मैं चाहता हूं मेरे रोहेलखंड से 10 ऐसे लड़के पैदा हों जो विश्व की राजनीति संभालें। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए प्लीज, जोरदार ताली बजाइए भाई, तब अगली हाँ मध्यम पीछे से भी प्लीज। ये सारे मुझे लोग ऐसा पीछे लग से रहा है भी। जैसे राजपाल सर जो है वो इशारों में संकेत दे रहे हैं, बेटा कूद जाओ मैदान में। लेकिन मैं भी कलाकार हूँ, आप ही का अनुयायी हूँ सर। कला छोड़कर राजनीति में आने का मन नहीं करता किसी भी कलाकार का, लेकिन फिर भी जब आसपास की चीज़ों को देखते हैं, मैं नई कविताएं, विक्की भाई बैठे हुए हैं, इनकी नगर पंचायत में क्या शानदार काम हुआ है साहब, विद्यालयों में बहुत शानदार काम हुआ है, बहुत बधाई आपको। और क्या नौजवान मेरे छोटे भाई क्या काम कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देखिएगा। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। मेरे ख्याल से माइक की जरूरत भी नहीं, वैसी आवाज पहुंच जाएगी, चिंता मत करिए। आप ले लीजिए माइक। नहीं लीजिए माइक लीजिए। हाँ, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। सरकारों से नहीं, पार्टियों से नहीं, सत्ता से। मैं वोटर हूं, बीइंग अ वोटर। कांग्रेस भी मेरी पार्टी है, समाजवादी भी मेरी पार्टी है, सपा भी मेरी पार्टी है, बसपा भी मेरी पार्टी है। मैं बतौर भारत का सिटीजन होने के नाते ये कविता पढ़ रहा हूं। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। सुनिएगा, जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए। कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए। कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। बहुत बढ़िया। सोचो मत सत्ता के रथ पर, सोचो मत सत्ता के रथ पर, चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो। वो पूछ रहे थे ना सर 61 में से कौन सी, वो डायरेक्ट सवाल उनका यही था, 61 में से आप कौन सी वाली में से आ रहे हैं। सोचो मत सत्ता के रथ पर, चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो। जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुकर। एक बंद और पढ़ता हूं उसका, फिर मैं, मुझे खुद ही मालूम है कि मुझे कब पीछे हटना है। आप कहाँ चले। जो गांधीवादी नेता थे, सुनेगा कि औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले। उपकार मिले छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी। सर आप लाल टोपी वाले बैठे हुए हैं, वो मुझे दाद देंगे इस पंक्ति पर। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी। जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। मेरी उम्र नहीं थी, मैं मोहब्बत पर शायरी करने वाला था। मैं कहने वाला था दिल का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, दाएं बाएं दुनियादारी होती है। मैं नहीं कहने वाला था राजनीति, मैं तो इश्क करने वाला था, लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी उम्र नहीं है ये। कच्ची गागर में ही सागर भर कर सत्ता से प्रश्न करो। जम्मू से किया दिल्ली से करो, तुम कलकत्ता से प्रश्न करो। अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो। बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो। सत्ता से प्रश्न करो अब के गर्दन तलवारों पर धर कर। मरते मरते इस बार जरा लग कर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। मैं किसी राजनीति
राजनीतिक व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कविता से, अपने ईश्वर से, अपनी कला से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब ईश्वर तुम ही संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना इससे चाहता हूं। ये भी अतुल, पता अतुल। चला अरविंद कि ये भी मजबूरी के गीतकार हैं। मैं नहीं सुन बिल्कुल मजबूरी की नहीं, आप आएंगे कचहरी परिसर में तो पता लग जाएगा, वकील की कोई मजबूरी नहीं होती है। मैं, मेरे बाप भी वकील हैं। मैं एक बात खत्म कर देता हूँ जरा। मैंने अन्ना आंदोलन का जब जंतर मंतर पे शुरुआत हुआ था ना, उस पूरे आंदोलन को मैंने कवर किया था जंतर मंतर पे भी, और उस पूरे आंदोलन को मैंने कवर किया था रामलीला के मैदान में भी। हमने कुमार भाई को वहाँ पे सोते हुए भी देखा था, अन्ना के साथ संघर्ष करते हुए भी देखा था, रामदेव के आगे पीछे आते जाते हुए देखा था, अरविंद के साथ एक टाइम का खाना खाते हुए भी देखा था, और आम आदमी पार्टी के गठन को भी देखा था, और आम आदमी पार्टी से नहीं, निकाले जाने को भी देखा था। मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए इसका जवाब सीधा सीधा साहित्य और मर्यादित भाषा में यह है कि मृतक और मूर्ख विचार नहीं बदलते, समय और परिस्थितियों के हिसाब से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं, देखिए ऐसा है कि हमारा तो काम ही है एनालिसिस करना, है ना, तराजू में तौलना, शब्दों को सही चयन करना, ठीक है, ये सारी बातें आनी चाहिए। हमें याद है वो दिन जब अन्ना का आंदोलन हो रहा था, तो हम लोगों ने लगा था कि हम लोग तो दुनिया बदल देंगे, यही सोचता था मैं भी। पता नहीं हजारों की संख्या में कोई खाना लेके आ रहा है, हम लोग वही पड़े रहते थे दिन रात। हम लोग सोचते थे कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है। ऐसा आंदोलन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो गया। हम लोग वो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तारतम्य बना रहे। आपकी भी कविता सुन लें, बनेगी राजपाल भाई के 61 सीटों का हम लोग संघर्ष भी देख लें। और मैं समझता हूं कि आपका जर और जंगल और ये खत्म होने वाला कार्यक्रम में एक चीज बोल रहा हूं, मैं अभिनेता होकर कहता हूं। मैं इसकी बात में थोड़ा सा सक्सेना जी की बात में आगे बताना चाहता हूं कि दोस्त, रोहिलखंड की धरती से बोल रहा हूं, मैं अभिनेता होकर कहता हूं, नेताओं से खूब प्रेम करो। मैं बोल रहा हूं इसलिए नेताओं से खूब प्रेम करो कि सर, एक अभिनेता कभी भी नहीं चाहता उसकी फिल्म फ्लॉप हो जी। एक कभी कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहता, कोई भी गजेटेड ऑफिसर या कोई भी आईएएस, कोई पीसीएस वो नहीं कोई चाहता, या कोई भी न्यूज चैनल नहीं चाहता कि मेरा न्यूज चैनल सबसे हिट ना हो। कौन, आप सोचिए कि 543 सीटें हैं ब्रदर, और 543 मेंबर हैं, और 250-200 अपने राज्यसभा के हैं, 135 करोड़ लोग हैं। अगर देखा जाए तो 2-4 हजार लोग हैं जो पूरे देश की समस्याओं के निदान में अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। एकदम सही कहा। सुबह 4 बजे उठते हैं। मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे भाइयों कि सुबह 4 बजे उठे, उनको सुबह से शाम तक सिर्फ आदमी काम देने वाला होता है। हमारा वो काम एकदम वो मिले तो काम करवा दे, हम कल बात। अब वो सब किसी एक नेता जो होता है किसी को मना नहीं कर सकता है। सही बात। उससे कोई ये नहीं पूछा है कि आपको तुम्हें ये क्या जाना चाहिए? है, आपका तुम्हें क्या पेट ठीक है कि आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन नेता अगर गाड़ी पे मिला, चाहे सड़क पे मिला, कहीं मिला, हमारे पास सिर्फ उसके देने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ काम होता है, एक पर्ची होती और है। आप एक बात बोलो कि नेता एक वोट लेता आपसे जरूर है, लेकिन आपको 5 साल आपकी जी हजूरी करके आपकी सुनता है, जहां मौका मिलता है आपका काम करवाता है। बिल्कुल स्वाभाविक। 135 करोड़ लोगों को अगर 3500 लोग संभाल रहे हैं तो आई थिंक दे आर गॉड। डॉक्टर्स की तरह नेताओं को भी मैं अपने देश एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। जोरदार तालियां भाई इस बात पे। और थैंक यू। चूंकि थोड़ा समय की पाबंदी, इतनी रोचक हमारी चर्चा चल रही है कि हम एक घंटे और भी बैठ सकते हैं, लेकिन कई और लोग हैं। राहुल जी बहुत जल्दी से शार्प कमेंट ही आपका मैं चाहूंगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, आप बहुगुणा के तौर पर भी, आप बरेली के बहुगुणा के नाम से जाने जाने लगे, काव्य वीणा आपको इतनी कम उम्र में मिल गई, लेकिन उसके साथ पर्यावरण से कैसे इस तरीके का प्रेम हो गया, और वो पीड़ा आपके चेहरे और आपकी बातों में भी दिख रही थी। पर्यावरण, उस पे अगर पंक्तियां भी हैं तो मैं चाहूंगा। पर्यावरण हमारे बाहर भी है और एक पर्यावरण हमारे भीतर भी जी अंदर रहा भी है, बिल्कुल। जो उसका शब्द है उसकी तो व्याख्या नहीं करूंगा, ना उसका विच्छेदन करूंगा, पर यह जरूर है कि कई बार हम संघर्षों से लड़ते लड़ते असमय बूढ़े हो जाया करते हैं। लेकिन मैं उस बात को जरूर बढ़ाता हूं अतुल जी, जिसकी ओर आपने संकेत किया है और जिसकी ओर राज्यपाल जी ने इशारा किया, कि मस्खरे से मशविरे तक एक बिंदु और दूसरा बिंदु, हम रंजन से चलते हैं और मंगल की ओर चले जाते हैं। गढ़े सांचे बहुत लेकिन हमें ढलना नहीं आया, कहा पत्थर बुरे हैं पर हमें गलना नहीं आया। क्या बात। हजारों मील लंबे रास्ते हमने बना डाले, मगर उन पर सलीके से हमें चलना नहीं आया। बहुत बड़ी। लेकिन जब बात करते हैं तो यह भी कहना जरूरी हो जाता है कि अगर हक की तमन्ना है
तो जिम्मेदारियां भी हों, सफर आसान करने के लिए दुश्वारियां भी हों, तरक्की के नए ख्वाबों की सूरत खुशनुमा है, पर तरक्की के लिए बातें नहीं, तैयारियां भी हों। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत तीसरी चीज, बहुत बढ़िया, जिसके लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी सरकार चुननी चाहिए, हमें किस पार्टी की ओर जाना चाहिए, हर पार्टी का एक लक्ष्य होना चाहिए और उसका होता है। वह अंततः अपने स्थानीय मुद्दों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फलक की ओर देखती है। बिल्कुल। और जब तक हम कण से लेकर के फलक तक नहीं जाएंगे, आसमान तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारे उद्देश्यों की संपूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये इस समय सामने जितने लोग बैठे हुए हैं ये इंडिया न्यूज के चैनल में, इस समय ये केवल श्रोता दर्शक नहीं है, ये रुहेलखंड की क्रीम है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ के मुद्दों से परिचित ना हो। लेकिन अंतिम उद्देश्य यह भी होना चाहिए जो अपने इतिहास से लेकर के भविष्य की ओर जाता है कि वो मैं चूंकि आप शाहजहांपुर से हैं और शाहजहांपुर शहीदों की धरती है, इसलिए मैं एक बात, और आप चूंकि सिनेमा से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं एक बात जोड़ करके कह देना चाहता हूं कि राम कथा की प्रज्वलता को कहते कागभूषुंड यहां, विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड यहां। हमारी लड़ाई किस लिए भी हो, राष्ट्र से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, राम कथा की प्रज्वलता को कहते कागभूषुंड यहां, विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड यहां। मुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड यहां, दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहां। शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं, गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं, कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है, शिशुपालों की 100 गाली तक धीरज धारा जाता है, चेहरा कुचल दिया जाता है, शीश उतारा जाता है। अरे हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। क्या बात। हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। और वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के, ये जनता असली नायक है। वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के, सीओ के, पीओ के, सब में दीप जलेंगे भारत के। हमारा असली दिन होगा। बहुत ही शानदार। और हमारा लक्ष्य, एक एक व्यक्ति का लक्ष्य इसलिए होना चाहिए कि वह हर एक द्वार पर दीप जला सके, खुशियों के दीप जला सके, लोगों के होठों पर हंसी खिला सके, प्रसन्नता के सुमन खिला सके। इसलिए यह कार्यक्रम है। इसलिए कार्यक्रम नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग यहां बैठ करके, चतुर्वेदी जी भी चले गए, अतुल जी भी चले गए, आप सब चले गए, हमारे भाई लोग चले गए और राजपाल जी भी चले गए। ना, सबके मन में एक आग है। उस आग को, उस स्फुलिंग को एक ऐसी लपट में तब्दील करना है जो लपट संकटों के लोहे को गला करके एक सांचे में ढाल करके उसे भविष्य के निर्माण के लिए अस्त्र शस्त्र हथियार में तब्दील कर सके। इसलिए ये विवेचना है, इसलिए यह विमर्श है। बिल्कुल। देखिए, मैं ये आखिरी लाइन कह के हम लोग अतुल समाप्त करेंगे। देखिए, हीरा वैसे तो पत्थर ही होता है, लेकिन अनमोल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर टिकने की बहुत क्षमता होती है। तो राजपाल जी जो है ना, रुहेलखंड के हीरे हैं और हमें उम्मीद करेंगे कि गब्बर अगर कोई भी आएगा तो वो तो जाएगा। वो राजपाल भाई ने कह दिया है। लेकिन राजपाल के हाथ बचे रहे। सुनील मानव, मैं हमेशा एक भैया की बात से मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जोश रहना चाहिए, लेकिन हर जोश का प्लेटफॉर्म संवाद शैली होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में कोई भी आंदोलन को मैं कभी भी कोई समर्थन उसको नहीं जिसमें आग तो हो लेकिन संवाद की धारा बहती हो। जहां संवाद की धारा नहीं बहती वहां निर्मलता नहीं होती, जहां निर्मलता नहीं होती वहां पे सरलता नहीं होती, और जहां सरलता नहीं होती वहां कठिनता ही कठिनता है। तो जब जब चिंगारी भड़के या जब जब आग लगे तो उसमें बहुत निर्मलता, सरलता के संवाद की धारा का प्रवाह हो। संवाद से बेहतर कोई बड़ा कुछ। महाभारत में भी लास्ट में समझौता, कितने युद्ध लड़ लो लास्ट में समझौता ही होगा। एक देश दूसरे देश को हरा देगा तो भी लास्ट में समझौता ही होगा। एक आदमी दूसरे आदमी को लाठी मार देगा तो भी लास्ट में, जब सबका अंत समझौता ही है तो जो सबको अंत को साध ले उसी को तो संत बोलते हैं। तो सब संत बन जाओ। सुनील मानव, बहुत जल्दी से एक छोटा सा शार्प कमेंट आपके जरिए। आपने कहा कि एक नई किताब आपकी आने वाली है, कन्नौजी से निकलकर कुछ और भी आप लिखने जा रहे हैं, कुछ और नहीं बेहतर? नहीं सर, कन्नौजी ही हमारे लेखन का बेस है। हाँ। और हमने जो नायक आप लेखन में देखते हैं, तरह तरह के नायक, मैंने उनको अपने गांव तक सीमित किया है। हाँ। जैसे हमारे गांव की घंटी बंगनिया तो हमारी नायक है। कन्नौजी में आपने कुछ राजनीति का मिला? नहीं, मैं राजनीति से बहुत डरता हूँ सर। तो जबरदस्त राजनीति शुरू। नहीं सर, मैं कन्नौजी की भाषा
कन्नौज जी के जो गांव गिराव के चरित्र हैं, मेरा छोटा बेटा है, मैं उसके लिए एक विरासत छोड़ के जाना चाह रहा हूं कि वो हमारे गांव के नागा पंडित को जाने, हमारे बाद वो सद्दू बुड्ढे को जाने, वो ईश्वरी दुआ को जाने, वो गंठी बंगनिया को जाने, वो हमारे गांव की होली दिवाली को जाने, हमारे गांव की एक एक शब्द को जाने। बहुत ये विरासत में शब्द को और बाकी एक लोगों को देके परंपरा जाना जो चाह रहा भूल हूँ। चुके थे उस संस्कृति को आप फिर से वापस लाने को प्रयास है सर। हाँ, वो संवाद केवल संवाद नहीं है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नियत है कि हमका कोई मंदिर के घंटा है जो हमको वो सबकी नियत है। सही बात, नियत को नियत से परिष्कृत अगर कर लिया जाता है सही बात, तो यह आनंद की बात होगी। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि हम जन्म चले, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार ये हमारा सत्र रहा और इसमें जो हमने चर्चा की उससे देखिए वाकई सकारात्मक कुछ संदेश भी निकल कर आया और जिसका जिक्र लोग कर रहे हैं, जिसका राजपाल भाई ने कहा, राहुल जी ने कहा कि संवाद बहुत जरूरी होता है और संवाद में इतनी ताकत है कि उससे ताकतवर कुछ और नहीं, लेकिन कई बार हम उससे इतर चले जाते हैं, व्यर्थ समय नष्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं और फिर वापस उसी पर हम लौट कर आते हैं। इस सत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। ओवर टू यू सुरभि। कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं दरख्वास्त करूंगी अतुल जी, अरविंद जी और राजपाल जी से कि आप लोग मंच पर ही कुछ देर और रुके, क्योंकि कुछ ऐसे मेहमान हैं हमारे बीच में जिनको सम्मानित करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप एक, मैम चिंता मत करो, हम 5 मिनट इधर ही हैं। ये अभी लाइव नहीं है ना? लाइव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 मिनट ये अपने सब सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और इसको आपको, ये ब्रेक वाली कहानी है, अगर आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक, साहब ये हमारे दादाजी ने हमें एक जीवन दर्शन के रूप में एक कहानी सुनाई। बोले कि एक राजा बहुत परेशान था, पूरी जनता परेशान थी। बोले क्यों? बोले यार राजा साहब का एक बकरा है, मतलब पूरा शहर फेल हो गया और आज पेट नहीं भर पा रहा है, पूरा धन दौलत दांव पे लग गई, राजा के बकरा को कोई पेट नहीं भर पा रहा है। राजा ने राष्ट्र में बोल दिया कि जो भी बकरे का पेट भर देगा उसको हम आधी धन दौलत वहीं पे नाम कर देंगे। अब दोगुने ताकत से पूरा शहर, और उन्होंने कहा एक लास्ट पता नहीं आधी धन दौलत लगी जाए। अब जो देखो वो बकरे का पेट भरने जा रहा है, जो देखो वो बकरे का पेट भरने जा रहा है। और बकरा शाम को आए, बिल्कुल उसकी पिटरियां दोनों पर भर चुकी और चला आए और पूरा देख रहा है कि चारों तरफ दुनिया उसी को देख रही है। घास लाई जाए, बकरा बोले कि राजा बोले कि बकरे को ले जाओ, बकरा जाए तुरंत घास में एक मुंह मार दे, आदमी फेल हो जाए। अब पूरा शहर 15 दिन हो गए, बकरे का पेट नहीं भर पा रहा साहब। तो वहीं पे बोलते हैं कि जो अंत को साध ले वही संत, प्रवृत्ति का बदल जाता है। एक बुढ़ा जो बैठा था वो बोला कि हमें दे दो बकरा, पेट मैं भर दूंगा। तो पूरी जनता हंसने लगी कि जिसके खुद पेट नहीं है वो दूसरे के पेट भरने की बात कर रहा है। सोचने वाली बात की तो उसने कहा कि इस भूखे पेट वाले को ही दे दो इस बकरे को, तभी वो कोई कबीर प्रवृत्ति का बुढ़ा होगा। साहब बकरा ले गया, बुरे राजा ने कहा ले जाओ आप इसका पेट भर दो। बकरे को लेके चला, थोड़ी दूर बकरा जैसे बरेली के बाहर हुआ और आया हाईवे किनारे जहां हरी हरी घास देखी बाईपास पे, तो वहीं पे जाके उसने छोड़ा, जाके मुंह में घास लेने की कोशिश की और बुढ़ा देखता रहा कि घास थप से उसने मुंह पे ताड़ से जो मारा, पूरा हिल गया बकरा। जिधर देखो कि 15 दिन की सारी इसने, मतलब जब पूरी हेकड़ी निकाल दी उसने। अब बोलो गाड़ी मतलब घास में कोई लफड़ा हो कि जा इसमें कोई लफड़ा तो फिर उसने, हो सकता है बुढ़ा पागल हो। फिर थोड़ी दूर बढ़ा, फिर उसने देखी सिचुएशन, बुढ़ा ठीक कहते नॉर्मल है, मुस्कुरा करके फिर उसने घास में, फिर जैसे तो उसने फिर उसके वहीं पे सीधा सोटा, पतली वाली बांस की संटी नहीं होती है जो चिपक जाती है, जो मुंशी जी मारते थे भाई, ऐसे करते करते उसने ना पूरे दिन बकरे को पीटा, उसके मुंह ही मुंह मारा, उसकी थूथन ही थूथन मारा।
और जब जब बकरा ने मुंह खोला तब तक बकरे का उसने मार मार के अंदर से बकरे का कि बाहर से खून ना निकले, लेकिन अंदर अंदर बकरे को कंप्लीट सुझा दिया। अब मैं करने वाले भी नहीं रह गया। शाम को ले जाके बुड्ढे ने बकरा पेश कर दिया। पूरा शहर पर इकट्ठा कि बकरे को इसने बुड्ढा कैसे बकरा आया, राजा साहब का पेट भरा। राजा साहब देखा दोनों कोख उसके अंदर हो गए और बकरा हाँफ रहा है पूरी तरह। राजा साहब ने कहा घास लाओ, लाओ भाई घास लाओ, ये तो भूखा है। ये तो कह रहे, बुड्ढा कह रहे कतई पेट भरा हुआ है साहब, आप देखो, आप लाओ घास लाओ। आप घास आई, घास बकरा के सामने पड़ी। दिन भर का अनुभव बकरे को काम में आया। बकरे ने जैसे ही घास देखी और तुरंत उस बुड्ढे की तरफ देखा। अब वो घास देख रहा है, वो बकरे की तरफ देख रहा है, घास देख रहा है, तो हल्का सा वो हिला बकरा कि हो सकता है बहुत लोग हैं सिचुएशन नॉर्मल हो, तो बुड्ढा अपने पीछे हिला। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, बकरा भी पीछे। बोले नहीं नहीं भाई नहीं, घास नहीं चाहिए। तो अपने ये कहानी इतनी हमारे उपदेशक में हुई कि अपने इस मन रूपी बकरे पर विवेक रूपी डंडे से इतने प्रहार करते रहो, अपने इस मन रूपी बकरे पर विवेक रूपी डंडे से इतने प्रहार करते रहो कि कोई भी बुद्धि ऐसा बकरा पैदा ना करेगा आपके अंदर। प्रेजेंटेड बाय न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मेडिकल मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, केसीएमटी, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपेश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली।